नमस्कार जोहार। नई दिशाएं में मैं कीर्ति चौहान आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमारे इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं ऐसे मेहमानों से जो किसी न किसी तरीके से एक सकारात्मक प्रयास कर रहे हों, सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए। आज के अंक में हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं रंजीत भेंगरा जी से, जो कि एक ऐसी संस्थान के पार्ट हैं जो कि एक सामुदायिक प्रगति करने की कोशिश कर रहे हैं बहुत सारे सोशल वर्क के माध्यम से। तो चलिए मिलते हैं हमारे आज के मेहमान से और समझते हैं उनके काम को, उनके संस्थान को। नमस्कार रंजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले आपके संस्थान के बारे में जानना चाहेंगे कि उसकी शुरुआत कब और कैसे हुई। ओके, हमारा संस्था है लीड्स, जिसको बोलते हैं हम लोग लाइफ एजुकेशन एंड डेवलपमेंट सपोर्ट जी। लीड्स, इसका गठन हुआ था 14 दिसंबर 2005 में। कुछ एक्सपर्ट्स और प्रोफेशनल्स, अलग अलग बैकग्राउंड के प्रोफेशनल्स लोग आए हुए थे और इस संस्था का गठन करने के पीछे उनका एक ही सोच था कि हमारे झारखंड के गाँव में जितने भी ज़रूरतमंद हैं, गरीबतम परिवार के लोग हैं और उनके साथ साथ हमारे ये जो बच्चों से लेके, छोटे बच्चों से लेके युवा वर्ग के लोग, एडोलसेंट को, महिला पुरुष, सबके अंदर में एक पोटेंशियल होती है जी। एक वो पोटेंशियल को हम लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन का एक मोटो के रूप में रखते हुए हम लोग उसको बोलते हैं अनफोल्डिंग द ह्यूमन पोटेंशियल। इंसान के अंदर में जो क्षमता है उसको उजागर करना और उसको और थोड़ा शार्पनिंग करना ताकि वो टैलेंट को अपने पहचान सके। यही सोच के साथ हम लोग इस संस्था को शुरू किए थे और आज संस्था हमारे झारखंड में देखेंगे तो प्रेजेंटली अभी 18 ज़िला में काम कर रही संस्था और झारखंड के अलावे भी देखेंगे तो 8 ऐसे राज्य हैं जहां संस्था अपने कार्य कर रही है। जी रंजीत जी, आपने बताया कि चाहे वो बच्चों के साथ हो, महिलाओं के साथ, पुरुषों के साथ, हर वर्ग के लोगों के साथ आपका काम रहता है। क्या क्या सोशल वर्क रहता है संस्थान का? अलग अलग ग्रुप्स के साथ अलग अलग कार्य रहती है। चले पहले हम बताते हैं छोटे बच्चे जो 0 to 3 ईयर्स के आंगनबाड़ी के बच्चे होते हैं। तो ये बच्चों को हम लोग पहला उनका जो आंगनबाड़ी के साथ हम लोग काम करते हैं वो है कि माता समिति को थोड़ा स्ट्रेंथन करना। माता समिति को स्ट्रेंथन करते हैं तो वो जब सशक्त हो जाते हैं तो उनको पता चलता है कि उसका टाइमली इम्यूनाइजेशन का समय आती है, ब्रेस्ट फीडिंग के समय में क्या क्या ध्यान देने पड़ते हैं जो छोटे बच्चे के लिए। और वहाँ जो रेगुलर हो, चाहे वो सिक सर्विसेज जिसको हम लोग बोलते हैं ना, टीएचआर टेक होम रेशन का हो, हेल्थ से सर्विसेज हो और फाउंडेशनल एक कोर्स होती है जो छोटे बच्चों के लिए आंगनबाड़ी में प्रोवाइड किया जाता है। तो इन सारे को सुनिश्चित करने के लिए हम लोग संस्था के तरफ से 2-3 पहल करते हैं। पहला, माता समिति को सशक्त करते हैं। दूसरा, बच्चे ये आंगनबाड़ी की ओर आकर्षित हो उसके लिए हम लोग बाला पेंटिंग करते हैं। मतलब पूरे बिल्डिंग को, सरकार का ही बिल्डिंग, उस बिल्डिंग को इंफॉर्मेटिव टाइप पे ही कुछ ड्राइंग्स वगैरह, कुछ ABCD जो न्यूमेरिकल हो या लिटरेसी के रूप में, फल सब्जियों के तस्वीर, हाँ फल सब्जियों की तस्वीर, तो ये सब करने से हम लोग को लगता है शायद बच्चे लोग थोड़ा आकर्षित होते हैं और अपने आंगनबाड़ी सेंटर की ओर आकर्षित होकर आते हैं। तो ये उनका लाने में भी और रिटेंशन में भी मदद करती है। दूसरा, आंगनबाड़ी में हम लोग और एक पहल करते हैं वो है कि बच्चे आंगनबाड़ी में हम लोग देखे हैं कि कभी कभी कोई ऐसे आंगनबाड़ी है जहाँ बैठने के लिए भी बच्चों को सही से सुविधा नहीं होने के कारण से हम लोग अपने प्रोजेक्ट में ही उसको इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करते हैं। और आज हम ऐसे 2-3 जगह का नाम बताएंगे। जैसे बोकारो का पेट्रोवर ब्लॉक है, वहाँ 15 आंगनबाड़ी को हम लोग ने डेस्क बेंच सपोर्ट किए थे। अच्छा। पहले तो हम लोग छोटे बैठने के लिए बच्चों के लिए कुर्सी एंड टेबल दिए थे। फिर ओवर द ईयर हम लोग को लगा कि थोड़ा रिस्की है बच्चों के लिए, क्योंकि कभी कभी सेविका एवं सहायिका नहीं रहते हैं तो बच्चे उछल कूद करते हैं तो गिरने का डर रहता है। तो हम लोग ने बाद में उसको चेंज करके फिक्स्ड एक बेंच बनवा दिया जिसमें 4 बच्चे बैठ सके और बेंच डेस्क अटैच रहता है। तो ये एक सुविधा हो गया। दारी का सुविधा देते हैं और साथ साथ में जो कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल में एक TLM के रूप में हम लोग कुछ खेल
के माध्यम से या कुछ सीखने के लिए इस तरह का TLM भी प्रोवाइड करते हैं। और डिपार्टमेंट्स के साथ इन कोलैबोरेशन करके हम लोग ये जो आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिकाओं का बीच बीच में ट्रेनिंग करवाते हैं। तो ये बच्चों से संबंधित हो गया। एडोलेसेंट हम लोग 2 तरीक़े से, एक तो एडोलेसेंट का काउंसलिंग भी करवाते हैं, और काउंसलिंग में हमारा एक खूंटी में ही अभी फ़िलहाल देखेंगे तो खूंटी के सभी ब्लॉक्स में एडोलेसेंट गर्ल्स को लेके काउंसलिंग होती है। और साथ साथ में अन्य प्रोजेक्ट्स में भी हम लोग इसको इनकॉर्पोरेट किए हैं कि लड़कियां जो कभी कभार ऐसा होता है जो छिपा कर रखते हैं, तो कम से कम अपना गांव के आंगनबाड़ी सेविका सहायिका और हेल्थ वर्कर्स जो रहते हैं उनके पास सलाह लेने जाए, ऐसा कुछ सुविधा हम लोग करवाते हैं, प्लेटफॉर्म क्रिएट करते हैं जी। और फिर यूथ को जो हमने बोले, यूथ में जाते हैं तो यूथ का हम लोग स्किल डेवलपमेंट में उसको प्रमोट करते हैं, ताकि यूथ युवा वर्ग एक तो पढ़ाई भी करते रहेंगे और एज ए वोकेशनल भी वो कहीं ट्रेनिंग्स लेंगे तो उसका भी अपना एक आगे का सोच कि आज अभी जैसे हम लोग अपने सेंटर खूंटी में अपना एक ट्रेनिंग सेंटर है और खूंटी का मुरहू ब्लॉक में हसा पंचायत के पेरका गांव में है, जिसमें लगभग 150 लोग रेसिडेंशियली ट्रेनिंग ले सकते हैं एट ए टाइम। तो वहाँ हम लोग अलग अलग बैच का ट्रेनिंग्स मुहैया करवाते हैं। चूँकि ऑर्गेनाइजेशन में देखेंगे तो अभी फ़िलहाल 14 प्रोजेक्ट्स है, तो उसमें से ऐसे 4-5 प्रोजेक्ट है जिसमें युवा वर्ग को ट्रेनिंग देना है। वो इलेक्ट्रिशियन एंड द प्लम्बर के ऊपर में हो, या इलेक्ट्रिक बल्ब रिपेयरिंग एंड असेंबलिंग के ऊपर में हो, देन ब्यूटिशियन, लड़कियों के लिए ब्यूटिशियन कोर्सेज चलती है वहाँ, टीचिंग एंड मतलब स्टिचिंग वाला पार्ट है, ये एक तो एम्ब्रॉयडरी ये स्टिचिंग वाला। उसके बाद में अभी कुछ लड़के लोग इंटरेस्ट लिए थे जो ड्राइविंग के लिए, तो हम लोग ड्राइविंग के लिए ऑथोराइज तो नहीं है, लेकिन ड्राइविंग के लिए चूँकि अपना व्हीकल्स भी है और सेंटर भी है, जगह भी है ड्राइविंग के सीखने के लिए, तो 15 दिन 1 महीना के कोर्स करवाते हैं। और ताकि वो स्टूडेंट एक बार यहाँ सीख लेगा, थोड़ा हाथ साफ होगा, तो उसको हम लोग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से या सर जहाँ ड्राइविंग क्लासेस होती है वहाँ उनको टाई अप करवा देते हैं। जी, तो सोशल वर्क में आपका चाहे वो माताएं हो, चाहे वो गर्भवती या धात्री माताएं हों, उसके अलावा बच्चों के साथ भी आपका काम है और युवाओं के साथ में स्किल डेवलपमेंट का भी आपका काम रहता है। महिला सशक्तिकरण को भी लेकर के आपके कुछ काम रहते हैं, उस विषय में बताइए। हाँ, महिला सशक्तिकरण को लेके हम बता रहे हैं, एक प्रोग्राम किए थे हम लोग ने 2014 से लेके इधर 2020 तक, जी एकदम पीक आवर ऑफ द कोरोना काल का समय। एक प्रोग्राम था महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना, सपोर्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो उस प्रोग्राम में हम लोग ने टारगेट लिए थे 3030 महिलाओं के साथ, लेकिन ओवर द ईयर काम करते करते वो 3500 महिलाओं के साथ पहुँचे थे। सशक्तिकरण की बात जब करते हैं तो महिलाओं को हम लोग ने सिर्फ एक दिशा में सशक्त नहीं करते हैं। महिलाओं को जब सशक्तिकरण की बात आती है तो उसमें थोड़ा आर्थिक रूप से भी सशक्तिकरण का दिशा की ओर आगे बढ़ते हैं, सामाजिक रूप से सशक्तिकरण, फिर कहीं थोड़ा सा इन्फ्लुएंस भी हो जाते हैं पॉलिटिकली, राजनीतिक तौर पे। मतलब सशक्तिकरण के और इसलिए बोल रहा हूँ राजनीतिक तौर पे कि आज बहुत सारे ऐसे महिलाएं हैं जो वार्ड मेंबर, मुखिया, उप प्रमुख, प्रमुख बन के, इतना तक कि जिला परिषद भी बन के आए हैं, जो अपने आप को भी वो लोग भी गर्व महसूस करते हैं कि एक दिन हम भी लीड्स में एक स्टाफ के रूप में या एक किसान के रूप में काम करते थे। तो जब सामाजिक सशक्तिकरण का बात करते हैं तो हम 1-2 उदाहरण देंगे। अभी प्रेजेंटली हम लोग उसी का ही इंस्पिरेशन है जो 2014 में शुरू किए थे इस प्रोग्राम को, लेकिन उस समय तो सिर्फ खेती बाड़ी, पशुपालन, वन उपज इस गति की ओर आगे बढ़ रहे थे और थोड़ा सा छोटे बिजनेस के रूप में पीटी शॉप, कोई थोड़ा दुकान खोल के चना चूरी या कुछ इस तरह का बेचने का। लेकिन आज वहीं से महिलाएं उभर के आई हैं और अभी फ़िलहाल जो हम लोग काम कर रहे हैं, अभी मनरेगा के साथ डायरेक्टली काम कर रहे हैं, जिसमें हमारे 4 जिला के 4 ब्लॉक में टेक्निकल सपोर्ट कर रहे हैं डिपार्टमेंट को। जैसा खूंटी जिला का मुरहू ब्लॉक है, लातेहार का महुआडर ब्लॉक है, सरायकेला खरसुआ का निमडी ब्लॉक और गिरिडीह का गांवा ब्लॉक। इसमें हम लोग मनरेगा को
एजेंसी के रूप में ये टेक्निकल सपोर्ट करने के लिए हर ब्लॉक में 5-5 स्टाफ दिए हैं जो ब्लॉक में बैठते हैं जी। सिर्फ गाँव उसमें 7 है, तो टोटल इधर 3 ब्लॉक का 15 और उधर 7, 22 लोग प्रोफेशनली ये लोग, चूँकि हर ब्लॉक में एक जीआईएस एक्सपर्ट है, 2 एनआरएम एक्सपर्ट और लाइवलीहुड एक्सपर्ट। तो इन लोगों की मदद से हम लोग महिलाओं को और उजागर करने की कोशिश करें मनरेगा में एज ए बेयरफुट इंजीनियर, जिसको हम लोग बोलते हैं महिला मेट। तो पहले मनरेगा में सिर्फ पुरुष लोग हुआ करते थे। मेट मतलब सुपरवाइजरी का काम, जो भी कार्यस्थल पे काम होते हैं न, कुआं दोबा तालाब बनाना, तो पुरुष लोग हुआ करते थे। तो धीरे धीरे एक सोच आया, उस समय मनरेगा कमिश्नर मैडम थी, तो उनका भी एक सोच था इनसे पहले, मृत्युंजय सर से पहले, अभी तो मृत्युंजय सर हैं, तो राजेश्वरी भी मैडम थी, उनका एक अच्छा सोच था। उसी समय हम लोग महिला मेट को जोड़े और आज वही महिला मेट अपने ही गांव क्षेत्र में एक सोशली एक पहचान मिला है उनको कि आज किसी के बेटी बहू नहीं बल्कि एक महिला मेट के रूप में एक आइडेंटिटी, उनको एक आईडी कार्ड दिए हुए हैं, रजिस्ट्रेशन सरकार का ही है, जी। बस हम लोग आईडी कार्ड दिए हैं और एक साड़ी दिए हैं, गुलाबी साड़ी। तो पूरे 650 महिलाओं को गुलाबी साड़ी से एक यूनिफॉर्म के रूप में दिए हैं, जो अपने ही गांव में एक पहचान बने और थोड़ा अपना विजिबिलिटी भी बढ़े। जी रंजीत जी, अब जब आप काम करते होंगे ग्रामीण क्षेत्रों में, तो मुझे लगता है कि वो लोग बहुत सपोर्ट करते हैं, लीड्स के मेंबर को बहुत रिस्पेक्ट भी करते होंगे और ख़ुद भी वो लोग आगे आना चाहते हैं कि लीड्स में हम भी काम करें। लेकिन शुरुआती दौर में तो आपको चैलेंजेस देखने के लिए मिले होंगे। जब आप गाँव गए होंगे, कैसे आप ग्रामीणों को आप लोगों ने समझाया कि हम आपकी मदद के लिए ही आए हैं, हमारे साथ जुड़कर आपका ही फ़ायदा है? क्या क्या चुनौतियाँ देखी आपने? देखिए, चुनौतियाँ में तो बहुत सारे ऐसे आती है, लेकिन 2-3 चुनौतियों का विशेष हम इसमें फोकस करेंगे जी। पहले चुनौतियाँ, जब गांव में काम करने जाते हैं तो हम 2 पहलू को इसमें फोकस करेंगे। तो काम करने के दौरान वाला चुनौतियाँ और एक लोगों का रेस्पॉन्स या शुरुआत वाला। तो गाँव में जाते हैं तो नया गाँव विशेष करके, अभी तो मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन का 2005 से जैसे काम कर रहे थे, पुराने कुछ गांव आज भी है, तो वहाँ उतना दिक्कत नहीं होती है, नया प्रोजेक्ट्स आती है, गांव पुराना है, लोग पुराने हैं, जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं। लेकिन जैसे नया गांव में जाते हैं तो पहला चुनौतियाँ आती है कि लोग मतलब हम लोग को नहीं पहचानते हैं, तो पूरा डिटेल्स थोड़ा बताना पड़ता है। तो हम लोग इसका स्ट्रेटेजिकली प्लान करते हैं कि कहीं भी जा रहे हैं तो थोड़ा जगह का सर्वे कर लेते हैं, थोड़ा जान पहचान के लिए कोई पुराने कॉन्टैक्ट्स खोजते हैं, चाहे वो सरकारी पदाधिकारी मतलब डिपार्टमेंट्स की तरफ से हो या प्राइवेट सेक्टर की तरफ से हो, या अपने ही कोई रिश्तेदार उस गांव में है क्या या उस ब्लॉक में है क्या रिश्तेदार, जो हमको एटलीस्ट रोड मैप तो बता दें कि इस ब्लॉक या इस गांव जाने के लिए कैसे जाना है। धीरे धीरे करके वहाँ के कल्चर और उन लोगों को जानना, ये हमारे लिए पहला जिम्मेवार बनती है। हम लोगों को नहीं समझ पाएंगे तो फिर नीड्स और रिक्वायरमेंट के बारे कैसे बात करेंगे वहाँ, क्योंकि लोगों के पास जाते हैं तो हमने नया गांव में जब जाते हैं तो पहले सुंदर से परिचय देने के बाद अपने कार्य को बताते हैं। और चूँकि हमको याद है आज भी, पहली बार जब बिहार के सासाराम ब्लॉक है रोहतास ज़िला में पहली बार गए थे तो लोग नहीं पहचान रहे थे, डिफरेंट कल्चर, और तो हम लोग ने काम को बताए, कुछ एल्बम पकड़े थे, संस्था के कुछ काम्स का एल्बम था, उसको पकड़े थे कि लोग देखे उसको, और धीरे धीरे डिपार्टमेंट में गए और अपने काम के लिए उनसे बातचीत किए। फिर मतलब एक स्ट्रैटेजी तो ये है कि पहले लोगों को अपने पुराने काम से अवगत कराना कि आप देख सकते हैं दूसरे गांव में भी हमने ये काम किया, इसलिए आप हमें ट्रस्ट करिए। जी। एक तो और एक ये हो गया। दूसरा स्टेक होल्डर्स के साथ थोड़ा लाइजनिंग करने का। स्टेक होल्डर्स में प्राइवेट एंड द गवर्नमेंट दोनों का एक बार वो कन्विंस हो जाते हैं हमारे काम को लेके, तो फिर वो सपोर्ट करते हैं। चूँकि जो अच्छे काम दूसरे जगह में किए हैं, नेचर ऑफ वर्क में भी उससे वैसा ही है या थोड़ा सा अलग है, लेकिन संस्था को एक बार समझ जाते हैं। तो चूँकि हम लोग जहाँ भी जाते हैं तो जैसे हम भी मूव करते हैं तो विजिटिंग कार्ड रहता है, तो वहाँ नेम कॉन्टैक्ट्स के साथ साथ ये डिटेल्स भी है कि ऑर्गेनाइजेशन के बारे जानना है तो वेबसाइट खोलिए, हम यहीं बैठे हैं, आप खोलिए, देखिए क्या क्या काम करते हैं। इस तरह का आगे बढ़ते हैं। और
उसके बाद धीरे धीरे हम लोग ऑर्गेनाइज़ करते हैं, ग्राम सभा मीटिंग्स हो, एसएचजी मीटिंग्स हो। इसके बाद में लोगों को बताने की कोशिश करते हैं हमारा जो सोच के हमने उस गांव में गए हैं। तो ऐसा ही करके हम लोग आगे बढ़ते हैं और धीरे धीरे करके ब्लॉक्स या गांव को पूरा घूमते हैं, पहले देखते हैं क्या क्या वहाँ ज़रूरत है। रंजीत जी, जब आप बता रहे थे कि आपके क्या क्या काम रहते हैं, तो उसमें आपने बताया था कि बच्चों के साथ भी आपका काम है, एक तो आंगनबाड़ी का, इसके अलावा आप एलिमेंट्री एजुकेशन उनकी क्वालिटी हो उसके लिए भी काम करते हैं, उसके विषय में बताइए। हमारे संस्था शुरू से ही एलिमेंट्री एजुकेशन को लेके एकदम शुरू से ही इसमें काम कर रही है। देखिए, संस्था का जो नाम है उसमें भी है लाइफ एजुकेशन, जीवंत एक शिक्षा देने का काम। इधर ऑन द एजुकेशन सेक्टर में बच्चों के साथ स्कूल में हो या बड़ों के साथ लाइवलीहुड सेक्टर में हो। तो स्कूल में जब घुसते हैं तो स्कूल में हम लोग शुरू किए थे एसएमसी को स्ट्रेंथनिंग करने का काम पहला। उस समय गवर्नमेंट ने हम लोग एक साथ मिल के ही हम लोग एसएमसी को स्ट्रेंथनिंग करने के लिए 18 ज़िले में हम लोग ने इसको सरकार यहीं से स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से एक टारगेटे मिला था, मान के चलिए। तो वहाँ हम लोग 18 ज़िला में लोगों को स्ट्रेंथन करके उनको सशक्त करना है, उनका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताना। और चूँकि नए नए एसएमसी गठन हुआ था उस समय में, जैसे हमारे यहाँ एसएमसी एक टीम में 16 लोग रहते हैं ना, तो उनको स्ट्रेंथन करना, उसकी जिम्मेदारी को बताना। दूसरा, फिर हम लोग ने बाल संसद के ओर जाते हैं, तो बच्चे जो बाल संसद में रहते हैं, तो बाल संसद में भी जब बाल संसद के बच्चे अपने सिर्फ जिम्मेवारी नहीं, अन्य और चीज़ है जहाँ वो अपने टैलेंट को उजागर कर सकते हैं। इधर उधर से छोटा कंपटीशन करके हो या नाच गान के माध्यम से हो, या बाल संसद में जो अलग अलग समितियाँ होती है ने, प्राइम मिनिस्टर, देन यहाँ का एनवायरमेंटल मिनिस्टर, जो मिनिस्टर शब्द है तो ये कहीं ना कहीं बच्चों के लिए कैची वर्ड है। तो ये एक इंटरवेंशन हो गया। फिर धीरे से अभी फ़िलहाल अगर अभी आपको हम बताएंगे कि अभी जेपीसी के साथ हम लोग ने 264 स्कूल्स लिए थे पिछला बार। इस अभी फ़िलहाल करेंटली देखेंगे तो 182 स्कूल्स के साथ जेपीसी को, झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद, यहाँ जेपीसी धुरवा, तो विनीता मैडम आज भी है, उनके सहयोग से हम लोग इन स्कूलों में अभी जैसे नवंबर से हम लोग शुरू किए थे आइडेंटिफिकेशन, जिसमें टोला टेकिंग होता है। टोला टेकिंग में टीचरों को हमारे स्टाफ अपने ही वर्किंग क्षेत्र में इंटरवेंशन एरिया में मदद कर रहे थे। टोला टेकिंग में हर स्कूल्स का अपना कैचमेंट एरिया होता है, तो कैचमेंट एरिया में कितने बच्चे टोला टेकिंग में वो आइडेंटिफाई हो जाते हैं, कितने बच्चे हैं, कितने एज का है, यहाँ है कि नहीं है कि बाहर गए हैं। इस तरह का टोला टेकिंग होने के बाद उसको एक रिपोर्ट समराइज़ करके स्कूल को हम लोग जमा करते हैं। उसके बाद में जहाँ वहाँ आइडेंटिफाई हो जाते हैं कि कुछ बच्चे अभी भी गांव में हैं जो स्कूल से दूर हैं, जिसको हम लोग ड्रॉप आउट बोलते हैं। तो ड्रॉप आउट में हम लोग ने डिपार्टमेंट को आज भी मदद कर रहे हैं, जिसका ऑनलाइन हम लोग रिपोर्ट बना के सबमिट करते हैं। रिसेंटली 3 तारीख को, 29 तारीख को जमा करना था, करेंगे उसको कल परसों है। तो ये रिटेंशन के लिए जब हम लोग ने बात करते हैं तो ड्रॉप आउट्स में आ जाता है। ड्रॉप आउट्स में जब घुसते हैं तो इसमें सरकार का एक है ड्रॉप बॉक्स। कोई भी बच्चे क्लास 5, कोई स्कूल मान लीजिए 5वीं तक है जी, और वो 6ठा क्लास के लिए दूसरे स्कूल जाना है, तो 5वीं के बच्चे जब ट्रांसफ़र होकर दूसरे स्कूल जा रहे हैं तो वो स्टूडेंट का नाम उस स्कूल में एनरोल तो हो गया ऑन रजिस्टर, बट MIS में वो एंट्री नहीं होने के कारण से बच्चे आज भी यही स्कूल में दिख रहा है, जिसको क्या होता है MIS ऑटोमेटिकली उसको ड्रॉप बॉक्स में डाल देता है। इस तरह का देखने से आज भी झारखंड में 1 लाख से ऊपर बच्चे ड्रॉप बॉक्स में, पूरे ओवरऑल इंडिया में देखेंगे तो बहुत है, लाख से ऊपर में है। तो उनके लिए आप लोगों का क्या प्रोग्राम है? हाँ, हमारे है कि वो जो अभी डिपार्टमेंट्स को हम लोग ने मदद कर रहे हैं, उन्हीं के डाटा वो हम लोग को दे दिए कि हमारे इन स्कूल में इतने ड्रॉप बॉक्स में बच्चे पढ़े हैं, उनको निकालिए, पहले तो जांचिए, देखिए कि वो दूसरे स्कूल्स में नामांकन हुए कि नहीं, क्या माँ पिताजी वो दूसरे जगह चाहे ब्रिकलिंग्स मतलब ईट भट्टा में काम करने के लिए चले गए, इसके कारण से ड्रॉप बॉक्स हो गया, क्या वो बच्चे एकदम स्कूल छोड़ के आज गांव में हैं, क्या वो लड़की शादी होकर चली गई। इस तरह का वो हमारे एक कम बढ़ जाता है गांव जाके फिर विजिट करना। जैसे पता चल जाता है
तो आप ड्रॉप बॉक्स के बच्चे को निकालने के लिए हम लोग जो कदम उठा रहे हैं वो है कि 1-to-1 घर में विजिट करना टीचरों के मदद से। और वो एक काम हम लोग टोला टेकिंग में कर लिए, आइडेंटिफिकेशन का काम में। और एक काम अभी चल रहा है वो कि जो बच्चे अभी भी छूटे हुए हैं, जो इस कैचमेंट एरिया में नहीं आके, मतलब हमारे स्टाफ भी मान लीजिए एक इंटरमिशन में 4 लोग हैं, लेकिन कैचमेंट एरिया बाहर कभी है ना स्कूल का, जो हमारे कार्य क्षेत्र से बाहर है, तो अभी हम लोग उस बाहर के एरिया को भी पकड़ रहे हैं। तो एक आइडेंटिफिकेशन, एनरोलमेंट करवाना, फिर उसको रिटेंशन करवाना ठहराव के लिए। जब हम समुदाय को सशक्त करने की बात करते हैं तो एजुकेशन एक एस्पेक्ट हो गया, इसके अलावा आजीविका हो गई और वुमेन एम्पावरमेंट हो गया, लेकिन इसके साथ साथ वो समुदाय जहाँ रह रही है उस जगह के लिए भी काम करना उतना ही ज़रूरत है। और आप एफॉरेस्टेशन के लिए भी काम करते हैं, वहाँ पर क्या कुछ होता है वो बताइए। बहुत सुंदर आपने पूछे हैं कि जब हमने गांव में काम करते हैं तो जब बारंबार कोई भी गांव विजिट करते हैं ना, तो लगता है कि हम तो ठीक एक प्रोजेक्ट को लेके गए थे एजुकेशन को, फॉर एग्जांपल से एजुकेशन, लेकिन तब लगता है कि नहीं, इस गांव में थोड़ा सा और हरियाली लाने के लिए थोड़ा सा एफॉरेस्टेशन का ज़रूरत है, पौधा रोपने की ज़रूरत है। अब जब एफॉरेस्टेशन का बात करते हैं, सिर्फ पौधा रोपण से हम हरियाली बनाना या पर्यावरण को सुरक्षित करेंगे, ये ऐसा नहीं होता है। इसको हम लोग बोलते हैं समग्र विकास, मतलब कोई भी काम करेंगे तो थोड़ा इंटीग्रेटेड रूप में काम करना होगा। एफॉरेस्टेशन करना है तो हमको पानी का सुविधा भी देखना है। आज पानी का सुविधा जो है क्या वो कम है, तो और बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं। तो हम 1-2 उदाहरण देंगे कि 2000 इधर रिसेंट वाला ही हम बताएंगे, ज़्यादा पुराना वाला नहीं। 2017 में डिपार्टमेंट्स ने एक ठान रखे थे कि चलिए हमारे झारखंड में जो डाटा बताती है कि 75% टाड़ लैंड है, जिसको हम लोग रेन फेडेड एरियाज़ बोलते हैं। टाड़ लैंड है तो उसमें क्या किया जा सकता है। तो आज भी याद है, हम लोग ने उस समय सुंदर प्लान किए थे, प्रधान भी इसमें सपोर्ट हुआ था, अन्य संस्थाएं भी आए थे एक साथ मिल के, वहाँ आम बागवानी से शुरू करेंगे। अच्छा। तो संस्थाएं तो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स लेके आम बागवानी शुरू करते हैं, लेकिन बृहद रूप में नहीं हो पाएगा। तो धीरे से सरकार का मदद लिए और धीरे से वो मनरेगा में शामिल हो गया आम बागवानी। और आज ये आम बागवानी अलग अलग रूप में टाड़ ज़मीन को एक कल्टीवेबल लैंड में ट्रांसफॉर्म करके उस जगह को हरियाली लाने में मदद कर रही है। ये एक तो आम बागवानी हो गया, एक तो आपका मिश्रित खेती जिसमें आम, लीची, अमरूद, अलग अलग फलदार पौधे आप जब एक साथ खेती करते हैं। उदाहरण से में देखिए 1 एकड़ के लिए अगर आम बागवानी खेती करेंगे तो 192 पौधा लगता है। 192 पौधे में देखेंगे तो आपका 192 में आपका इधर आ गया 112 पौधा आम का पौधा और 80 पौधा आ गया इमारती पौधा हम लोग साइड लगाते हैं। मतलब बीच में मेन क्रॉप में आम, अमरूद, लीची ये सब हो गया और किनार बाउंड्रीज में हमारे 80 इमारती पौधा लगाते हैं, जिसमें शीशम हो गया, सागवान हो गया, महोगनी हो गया। इस तरह का वो इमारती पौधा का 2 कॉन्सेप्ट है इसमें। एक तो वो हवा रोधक, जो विंड आती है, कभी कभी वापसी हवा आती है तो बहुत ज़ोर से आती है, और इसी समय आती है जब आम का फूल होता है या आम मटर दाना के जैसा होता है, उसी समय मंजर आता है, उसी समय ज़ोर से हवा आती है, तो उसको वो रोकता है। एक काम वो करता है। दूसरा, ओवर द ईयर आफ्टर मन से 5 साल 10 साल के बाद वो अपना एक एसेट बन जाता है। मतलब कि एफॉरेस्टेशन के साथ साथ में उनका एक आय का साधन भी बन जाता है। यस, आप देखते हैं। अब हम आप पे ही थोड़ा सा आना चाहेंगे, क्योंकि संस्थान के बारे में हमने काफ़ी डिस्कशन किया है। जब आप सोशल वर्क करते हैं, सामाजिक कार्य का आप पर क्या प्रभाव होता है, क्या इम्पैक्ट आप खुद में महसूस करते हैं? देखिए, शुरू में तो बताएंगे कि एक युवा वर्ग होने के नाते शुरू में जब इस लाइन में आए तो लगा कि मतलब हमने तो अपने सोच के हिसाब से आ गए थे, लेकिन सबसे पहले घर वाले एक्सेप्ट नहीं करते थे। कहे लोगों को अगर हम बोलते हैं ना कि चाहे वो MSW पढ़ाई का हो या MARD पढ़ाई का हो, आज हम बोलते हैं कि NGO में काम कर रहे हैं या सोशल वर्क कर रहे हैं, तो लोग जल्दी नहीं समझते थे कि ये क्या काम है जी। टीचर, इंजीनियर, डॉक्टर्स बोलेंगे सबको समझ जाते हैं। सोशल वर्कर बोलेंगे तो आज भी एक्सप्लेन करते हैं। आज हमारे शादी हो गया, एक्सप्लेन करते हैं अपने ससुर को कि हम क्या करते हैं। एनीवे, तो
ये हमारे काम को दिखाने के लिए और अच्छे से बात को रखने के लिए हमने अपने आप को परिवर्तन लाने की कोशिश की है कि हम जो पढ़ाई किए और धरातल पे जो कर रहे हैं, तो इसमें करते करते ही हमारा ट्रांसफॉर्म होने लगता है अपने आप में। क्योंकि जब लोगों से मिलते हैं न, तो तब लगता है कि क्या ये हम जो पढ़ के आए थे, क्या वो ज़रूरी था आज के समय में, इस 21st सेंचुरी में, अभी का इस गांव में इन लोगों के लिए। तो हमने अपना बदलाव देखे। सबसे पहला कि एक स्थिरता आ गई, धीर स्थिर आ गया। जो पहले हो सके चंचल थे, इम्पेशेंट या इम्पेशेंट थे, चंचल थे, थोड़ा उछल कूद करते थे, अब थोड़ा सा धीर स्थिर हो गए। दूसरा, जब लोगों से बात करते हैं तो अलग अलग ग्रुप्स के साथ अलग अलग तरीके से अपना व्यवहार थोड़ा बदल जाता है। हम नहीं बोलेंगे कि व्यवहार चेंज्ड हो गया, लेकिन मोल्ड कर सकते हैं। हाँ, मोल्ड कर सकते हैं। रंजीत जी, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि आप 12 साल से इस फील्ड में काम कर रहे हैं, तो आपका एक्सपर्टीज़ तो है ही, और साथ ही साथ में एक आप बाहर से भी आए हैं, तो झारखंड को लेकर के एक आउटसाइडर पर्सपेक्टिव भी है आपके पास। तो मैं जानना चाहूँगी कि झारखंड स्पेसिफिक कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर कि या तो काम हो रहा है आपके संस्थान द्वारा या फिर होने की बहुत ज़रूरत है? देखिए, हम यहाँ बोल रहे हैं कि झारखंड में जब पहली बार आए थे न, 2007 में आए थे, उसके बाद फिर 2012 से कंटिन्यूसली यहाँ रह गए जी। अब हमको 2 स्टेट का एक्सपीरियंस है। झारखंड में जब आए और सोशल सेक्टर में विशेष करके आ गए, तो हमको लगा कि झारखंड में आप ये जो झारखंड का ज़मीन है, क्योंकि हमारे एक्सपर्टीज है लाइवलीहुड जी, इसी लाइन में पढ़ाई भी हुआ है और लाइवलीहुड एक्सपर्ट भी हूँ। तो आज विशेष हम बात करेंगे यहाँ के ज़मीन को लेके। झारखंड में जो 75% जो रेन फेडेड एरियाज़ है, हम लोग ने अलग अलग कोशिश किए थे कि इन सारे एरिया को कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे कल्टिवेबल लैंड में, कैसे लोगों को इनकम एनहेंस करेंगे। और ये 2-3 चीज़ करने से ना लोगों का माइग्रेशन चेकआउट होगा, थोड़ा रेड्यूस मतलब कि पलायन झारखंड की एक बहुत बड़ी समस्या है। हमारे पास समय की थोड़ी सी पाबंदी है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया रंजीत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने काम के बारे में इतने विस्तार से बताने के लिए। इसी तरीके से हम आपकी मुलाकात हर हफ्ते नए मेहमानों से कराते हैं जो किसी न किसी तरीके से सकारात्मक परिवर्तन के लिए प्रयासरत हो। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। मैं मिलूंगी आपको नई दिशाएं के अगले अंक में, तब तक के लिए जोहार। जोहार।